नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने ही शरीर के एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ये असीमित ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है, ये कैसे बनती है? तो चलिए हमारे जीवन को हर पल चलाए रखने वाले इस सबसे गहरे और अद्भुत रहस्य को आज मिलकर सुलझाते हैं। अब इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक उतरते हैं। क्या सांस लेना, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, और श्वसन यानी रेस्पिरेशन, क्या ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज के दो नाम हैं? अक्सर हमें यही लगता है कि बस फेफड़ों में हवा अंदर खींचना और बाहर छोड़ना ही पूरी कहानी है। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे आगे बढ़ने से पहले तोड़ना बिल्कुल जरूरी है। दरअसल सांस लेना तो सिर्फ एक मैकेनिकल प्लम्बिंग सिस्टम जैसा है। बस फेफड़ों के रास्ते ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी। इस पूरी प्रक्रिया में कोई ऊर्जा नहीं बनती। दूसरी तरफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन, वो तो एक बायोकेमिकल चमत्कार है। ये शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होता है, जहां हमारे खाने यानी ग्लूकोज को तोड़कर असल में वो ऊर्जा निकाली जाती है जो हमें जिंदा रखती है। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि कोशिकाएं ये ऊर्जा कैसे निकालती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे श्वसन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य बस हवा में ऊर्जा छोड़ देना नहीं है, बल्कि एक निश्चित इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा इकाई बनाना है, जिसे एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आप इसे कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा मान सकते हैं। जब भी शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो इसी एटीपी को खर्च करता है। और यह प्रक्रिया सच में बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि शरीर ऊर्जा कैसे निकालता है। देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट बनता है। उसके बाद की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां भरपूर ऑक्सीजन होती है। और बाकी 2 रास्ते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन के, जो यीस्ट में और हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर अपनाए जाते हैं। तो यहाँ आपकी याददाश्त को परखने के लिए एक सवाल उठता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमेशा मौजूद है, तो फिर हमारी मांसपेशियां कभी-कभी बिना ऑक्सीजन वाले रास्ते पर क्यों चली जाती हैं? थोड़ा अजीब लगता है ना? दरअसल इसका सीधा संबंध इस बात से है कि जब हम अचानक कोई भारी काम करते हैं, तो ऑक्सीजन की मांग एकदम से बढ़ जाती है और हमारे फेफड़े उतनी तेजी से सप्लाई नहीं कर पाते। चलिए इस विज्ञान को असल जिंदगी में देखते हैं। मान लीजिए 16 साल का रवि एक स्प्रिंटर है। वो बहुत तेज दौड़ रहा है। अचानक उसकी सांस फूलने लगती है और पैरों में तेज क्रैम्प्स यानी ऐंठन होने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दौड़ते वक्त ऊर्जा की मांग अचानक से कई गुना बढ़ गई, लेकिन शरीर उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं दे पाया। अब जब सप्लाई मांग को पूरा नहीं कर पाती, तो शरीर हार नहीं मानता। वो तुरंत अपना बैकअप प्लान इस्तेमाल करता है। अब ये बैकअप प्लान या अवायवीय श्वसन भी 2 तरह का होता है। एक तरफ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो यीस्ट में होता है और एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी से तो ब्रेड और ड्रिंक्स बनते हैं। दूसरी तरफ है लैक्टिक एसिड का बनना, जो भारी कसरत के दौरान हमारी मांसपेशियों में होता है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, यही वो लैक्टिक एसिड है जिसके जमा होने से हमारे एथलीट रवि को पैरों में वो भयानक दर्द और ऐंठन महसूस हो रही थी। अब यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात जो निकल कर आती है, वो ये विजुअल डेटा है। 400 मीटर की दौड़ में एक एथलीट के खून में लैक्टिक एसिड का स्तर देखिए। दौड़ के अंत के करीब 60 सेकंड वाले पॉइंट पर गौर करें। लैक्टिक एसिड का स्तर एकदम से शिखर पर पहुंच गया है। ये बिल्कुल सटीक रूप से दिखाता है कि जब शरीर अपनी अधिकतम सीमा पर होता है, तो ऑक्सीजन का कर्ज या ऑक्सीजन डेप्थ कितना बढ़ जाता है। सांस लेने और श्वसन के बीच के अंतर को पूरी तरह साबित करने के लिए जरा इस मेडिकल केस पर नजर डालते हैं। यहाँ एक मरीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं बन रही और वो बेहद थका हुआ है। ये साबित करता है कि सिर्फ फेफड़ों में हवा भरना काफी नहीं है। असली काम कोशिकाओं के अंदर श्वसन का है। और क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, इसलिए शरीर को एक बेहद कुशल डिलीवरी सिस्टम की जरूरत होती है। तो चलिए मैं आपको एक टूर गाइड की तरह उस डिलीवरी सिस्टम के सफर पर ले चलता हूँ।
बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन का एक छोटा सा कण हमारे शरीर की गहराइयों तक कैसे पहुंचता है? उसकी यात्रा शुरू होती है हमारे नथुनों से, फिर वो ग्रसनी में जाता है, उसके बाद स्वर यंत्र से होते हुए श्वास नली में उतरता है और आखिर में अपनी मंजिल यानी हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। जब हम इस ऊपरी रास्ते को बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है कि हवा जैसे ही नाक में प्रवेश करती है, वहां मौजूद महीन बाल और म्यूकस बिल्कुल एक एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। वे धूल को वहीं रोक लेते हैं। फिर ये छनी हुई साफ हवा ग्रसनी यानी फेरिंक्स से होते हुए नीचे जाती है और हमारे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स से गुजरती है, जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हवा अब कहाँ जाती है। हवा अब श्वास नली या ट्रेकिया में प्रवेश करती है। यह हमारी मुख्य विंड पाइप है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। इस नली के चारों ओर कार्टिलेज के छल्ले बने होते हैं। ये छल्ले सुनिश्चित करते हैं कि अगर नली में हवा ना भी हो तब भी ये सिकुड़े या पिचक ना जाए। क्या गजब का सेफ्टी सिस्टम है ना? और अब हम फेफड़ों के एकदम अंदर आ चुके हैं। यहाँ श्वास नली 2 शाखाओं में बंट जाती है और फिर किसी पेड़ की डालियों की तरह आगे और भी छोटी छोटी नलियों में बंटती चली जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अंत में ये बेहद सूक्ष्म नलियां छोटे गुब्बारे जैसी थैलियों में जाकर खत्म होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। गैसों के आदान प्रदान का असली जादू इन्हीं माइक्रोस्कोपिक थैलियों के अंदर होता है। तो अंत में मैं आपको एक अचरज भरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। एल्वियोली तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा भी नहीं जा सकता, फिर भी वे पूरे शरीर की इतनी विशाल ऊर्जा मांग को पूरा कैसे कर लेते हैं? सच्चाई ये है कि ये सब उनके सरफेस एरिया यानी सतह के फैलाव का कमाल है। अगर आप दोनों फेफड़ों के सभी एल्वियोली को पूरी तरह से फैला दें तो वे लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एरिया कवर कर लेंगे। हमारे सीने के अंदर छिपी ये जैविक इंजीनियरिंग सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। शरीर विज्ञान के ऐसे न जाने कितने ही रहस्य अभी भी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।